तो हम लोग सपनों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम जाते हैं तो देखेंगे कि चेतना के कितने सारे पार्ट होते हैं। हम्म। चेतना कैसी होती है? तो नॉर्मल चेतना को चार भागों में बांटा जाता है। तो पहला हो गया जागृत अवस्था, जैसे अभी हम लोग हैं, सब लोग बात बात कर रहे हैं। फिर सेकंड अवस्था जो होती है वो हो जाती है सपने की अवस्था, कि आप सपने में हैं। फिर थर्ड अवस्था जो होती है वो सुसुप्ति होती है, जहाँ पे आप पूरे के पूरे डीप स्लीप में सोए हुए हो। और होता है ना, इतनी डीप स्लीप होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि हम मरे हुए हैं, जिंदा है ही नहीं। कोई मार के भी चला जाए तो पता नहीं चलता, जहाँ पे सपने भी नहीं होते। तो वो हो गई सुसुप डीप स्लीप, सुसुप्ति की अवस्था। फिर चौथी अवस्था जो होती है वो तुरिया होती है, और एक पांचवी अवस्था भी होती है जिसको तुरियातीता कहा जाता है। तुरिया मतलब होता है कि अब आप पूर्ण रूप से अवेकन हो गए। अवेकन मतलब ये वाला जगह नहीं, आप जागृत हो गए, जैसे आप बुद्ध हो गए हो, आप महावीर हो गए हो, आप मतलब बहुत बड़े कोई ऋषि हो गए हो, कोई बहुत बड़े संत हो गए हो। तो आप नॉर्मल तीन अवस्थाओं से ऊपर चले गए हो। लेकिन 99.9% लोग जो हैं वो इसी तीन अवस्था में जीते रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ना जो उस तरह से एनलाइटेंड होते हैं। मतलब तुरिया हो गया कि एनलाइटमेंट होना। और तुरियातीता जो होता है वो होता है कि एनलाइटमेंट के भी परे चले जाना, मतलब एकदम अलग हो जाना। तो वो भगवान जैसी अवस्था हो गई। तो उसके नीचे पर ह्यूमंस के लिए तो ये तीन अवस्था होती है। तो जागना, सोना और सपने देखना। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे सपनों पे बात हुई। तो अगर हम वेद पढ़ें, वेदों में एक सिद्धा वेदम है। जब तुम लोग थोड़ा और मेच्योर हो जाओगे तो मैं सिद्ध वेदम पढ़ाना शुरू करूंगी, वन ऑफ द डेज, महीने में। तो शुद्ध सिद्ध वेदम में ये बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे जागृत की, मतलब मानव की तीन अवस्था होती है, उन अवस्थाओं का क्या कारण होता है, क्यों होती हैं, और जब एनलाइटेंड होते हो तो क्या होता है। उसमें बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने बताया कि कुछ तो अंतर है। जब मैं जगी हुई हूं तो मैं कुछ और हूँ, राइट? अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं कुछ और हूँ। यही मैं जब सपने देखती हूँ तो मैं कुछ और हो जाती हूँ। सपनों में क्या होता है? सपनों में जब हम सपने देखते हैं तो हम सपनों को ही सच मानते हैं उस वक्त, कि जो सपने में हो रहा है वही हमारा जीवन हो रहा है। अगर हमें सपने में अगर शेर दौड़ाएगा तो हम चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं, तो वही हमारी रियलिटी होती है। तो एक रियलिटी हो गई, फिर दूसरी रियलिटी हो गई, और फिर तीसरी रियलिटी वो हो गई जहाँ पे कि इंसान जो है वो इतने डीप सोया हुआ है कि वो मरे के समान है। हम्म। तो एकदम मरा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, ऋषियों ने क्या किया कि जब ऐसे हमारे कॉन्शसनेस को, हमारी चेतना को जब ऐसे अलग अलग भाग में बांटा, तो वो जो जो संसार के साथ काम कर रहा है, संसार के साथ लगा हुआ है, जैसे अभी हम लोग हैं, क्या हैं हम? सोशल हैं, हम काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे इस अवस्था को अगर पेन पेपर हो तुम लोगों के पास तो उसको लिखते भी जाओ, मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ, क्योंकि हम इस पे बहुत सारे मैं सेशंस लूंगी इस चीज़ पे। तो अगर पीछे से लिखा होगा तो फिर समझ में आता रहेगा कि आगे क्या बोल रही हूँ मैं। तो पहला वाला जो है, जो अभी जो अवस्था अभी है हम लोगों की, उसको उन्होंने कहा विश्वानर कहा, कि एक ऐसा नर जो विश्व के साथ कांटेक्ट कर रहा जुड़ा है, हुआ है। विश्व, हाँ, लगा हुआ है, तो विश्वानर हो गया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जब वही नर जब सो जाता है, जब सपनों की दुनिया में घूमता रहता है, तो ऐसी अवस्था को उन्होंने कहा तेजस कहा, कि वही नर अब जो है वो तेजस हो गया, ये सपनों की दुनिया में घूम रहा है। ये वो नहीं है जो जगा हुआ था, वो वाला नहीं है, ये कोई दूसरा कोई है। फिर उन्होंने फिर तीसरा कहा, कि तीसरा जो होता है जिसमें वो एकदम 24 घंटा सो ही रहा है, वो वाला नर जो हो गया वो एकदम अलग नर हो गया, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, डीप स्लीप में सो रहा है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके उन्होंने तीन अवस्थाओं के तीन अलग अलग नरों के बारे में बात की, कि ये तीन नर हैं और तीन अवस्था होती है, और ये तीनों की तीनों एकदम अलग हैं। ये तीन एक नहीं हो सकते।
ऋषियों ने ये बात कही कि ये तीन एक नहीं हो सकते। जगे हुए हैं तो सच कुछ दूसरा है, सोए हैं तो डीप स्लीप में है तो सच कुछ दूसरा है, सपने देख रहे हैं तो सच कुछ दूसरा है। तो सच क्या है? क्वेश्चन आता है ना, सच क्या है? क्या हम जगे हुए जो कर रहे हैं वो सच है, या हम सपने में शेर दौड़ा रहा था वो सच था, या जब हम डीप स्लीप में चले गए, जब हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड जो है, वो भी एकदम शांत होके सो गया, वो भी सोच भी नहीं पा रहा है, कोई थॉट्स भी नहीं पा रहा कर पा रहा है, तो क्या वो सच है? राइट, हमको तीन सच मिल गए यहाँ पे कि इन तीनों में से कौन सा सच सच है। अब हम धीरे धीरे पता लगाएंगे कि इन तीनों में से कौन सी अवस्था सही होती है, और क्या वो सच में सही होती है कि नहीं होती है। तो ये पूरे का पूरा मैं वेद और साथ में साइंस और फिलॉसफी साथ में लेके चलूंगी। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस, सो ध्यान से आप लोग सुनो एकदम। उसके बाद से क्या हुआ, ये तो हमारे ऋषियों ने ये बात कही, ऋषियों ने ये बात कही, उन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया और फिर उसको कहीं रख दिया। उसके बाद से एक सैमन फ्रेड करके एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रिया में, न्यूरोसर्जन थे, न्यूरो साइंटिस्ट थे। तो जब वो लोग, उनके पास लोग आते थे और कहते थे मेरे पेट में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, तो वो रिसर्च करते थे और कहते थे कि मतलब चेकअप करते थे, सब कुछ करते थे और बोलते थे कि सब तो ठीक लग रहा है, फिर पेट में दर्द है क्यों, पैर में दर्द है क्यों, तुमको बेचैनी क्यों हो रही है, सब कुछ तो ठीक है। तो उन्होंने जब बहुत, क्योंकि वो न्यूरो साइंटिस्ट थे और साइकेट्रिस्ट भी थे साथ में, तो फिर उनको लगा कि ये जो शरीर है, ये शरीर में दर्द है पर कोई भी सिम्टम दर्द का नहीं है, इसका मतलब कि कुछ और है जिसको दर्द हो रहा है, कोई और है जिसको दर्द हो रहा है। तो फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि ये कौन है जिसको दर्द हो रहा है। तो उनका जो इनिशियल थ्योरीज आई वो उसमें उन्होंने ईगो को आइडेंटिफाई किया। जो बात हमारे ऋषि कहते हैं कि मैं अहम, ईगो, उसी बात को फ्रेड ने भी कहा कि कुछ तो ईगो करके है, जो ईगो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कितने लोग कहते हैं कि हम इतनी जगह डॉक्टर के पास गए, हमने इतना परहेज कर लिया, हमने आयुर्वेद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर हमारी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, हमारा दर्द जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे है वो दर्द? इसको फ्रेड ने साइंस के जरिए समझाने की कोशिश की, बट आगे चल के फ्रेड की थ्योरी और हमारी जो ऋषियों की थ्योरी थी वो मैच करती है, एकदम एक ही थ्योरी हो गई इनकी कि हाँ, इन्होंने भी सही कहा कि एक आदमी नहीं है जिसको दर्द हो रहा है। दर्द जो हो रहा है, शरीर में जो पेन हो रहा है, वो किसी और को हो रहा है। यानी कि वैश्वनर कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो तेजस को हो रहा है। यानी कि ड्रीम स्टेट में जो आदमी है उसको वहां पे कोई आ, मतलब प्रॉब्लम है, वो वहां पे जाके उसको दर्द हो रहा है। सो उसके बाद से उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता था तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि जगे हुए को जो जगा हुआ है, तब तो मुझे कोई कारण समझ में आ ही नहीं रहा है कि इसके अंदर कोई भी कारण है कि इसको दर्द क्यों हो रहा है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि सो जाओ और सपने देखो, सो जाओ और ड्रीम करो। जब ड्रीम मुझे बताओ, तुम अपनी ड्रीम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँ। तो उन्होंने प्रूव किया कि जो ड्रीम कर रहा है पर्सन वो डिफरेंट पर्सन है। तो फिर उसके बाद से उन्होंने अपने पेशेंट को बुलाते थे और उनको बहुत ही मतलब वेलकमिंग काम एटमॉस्फेयर बना के और उनको बोलते थे कि तुम सो जाओ, सो जाओ और सपने देखो, सपने देख के मुझे बताओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी परेशानी क्या है। तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड करना शुरू किया कि ये आदमी जब जगा हुआ था तो ये कुछ और बात कह रहा था, इसी आदमी ने जब सपने देखे तो ये कुछ और ही कह रहा है, ये एकदम डिफरेंट पर्सन है ये। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके उसको तोड़ तोड़ के देखना शुरू किया कि एक आदमी के अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक तो उसका ये वाला बॉडी हो गया और एक जो हो गया जो सपने देख रहा है, जो सपनों को बता रहा है। अभी जो कितने सारे आजकल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके चलते बॉडी में कितनी सारी डिफरेंट तरह की बीमारियां हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये उन्होंने वहाँ पे
समझाना शुरू किया। उसके बाद से उन्होंने बताया, ऋषियों ने जो तीसरी अवस्था थी हमारी, जिसमें हम सोते रहते हैं, उस अवस्था को ऋषियों ने नाम दिया प्राज्ञ का। ये प्रज्ञा नहीं है, प्राज्ञ है, अंतर है स्पेलिंग में, प्राज्ञ। कि ये वाला जो है ये इतना पता नहीं कहाँ है ये, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं कि कहाँ है ये, कहाँ सो रहा है। ये इतना डीप सो रहा है कि इसके जस्ट सांस चल रही है शरीर में। हम्म। सिर्फ सांस चल रही है, ना तो उसका मन बुद्धि काम कर रही है। ये ना कुछ सोच रहा है, ना कुछ महसूस हो रहा है, ना इसको कुछ हो रहा है। तो वैसे मनुष्य को, वैसी अवस्था को उन्होंने प्राज्ञ कहा। प्राज्ञ की जब अवस्था आती है, फिर उसके बाद से अवस्था होती है तुरिया की, जब आप इन तीनों स्तरों को छोड़ के आप एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हो। सो बहुत ही सुंदर थ्योरी है कि जो जगा हुआ है वो अलग है, जो सपना देख रहा है वो अलग है, और जो एकदम डीप स्लीप में सोया है वो भी अलग है। अब इसको ऐसा नहीं सोचना कि मैं जगी हूँ, मेरी आत्मा सपना देख रही है। हम आत्मा की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम अभी तक मटेरियल बॉडी की बात कर रहे हैं। राइट। हमारा बॉडी क्या है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो हमारा मन किसका बना हुआ है, वो भी 5 एलिमेंट का ही बना हुआ है। जो सोया है, जो प्राज्ञ है, वो क्या हो गया, वो भी 5 एलिमेंट का ही बना हुआ है। तो अभी तक हम यहाँ आत्मा को लेके नहीं आए हैं, तो यहाँ पे कोई भी आत्मा का डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ बॉडी के बारे में बता रही हूँ, वो शरीर जो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। इसके बाद से हम सेकंड लेवल जाते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, 3 तरह के हम हैं। जगे हुए अलग है, सपने में अलग है, सोए हुए अलग हैं। फ्रेड ने एक्सपेरिमेंट किया, ऋषियों ने समझाया कि हमारी क्या अवस्थाएं होती है। अवस्था हमारी ऐसे तो 5 होती है, हम पर मेजर डिस्कशन हमारा 3 पे होगा, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। उसके बाद से क्या हुआ कि जब फ्रेड ने और जाके रिसर्च करना शुरू किया, ओके, इन्होंने कहा कि क्यों हम जगे हैं तो ऐसे हैं, ओके, क्यों हम सोए हैं तो हमारे सपने इतने ऐसे हैं। जब हम जगे होते हैं तो हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने में, हमारे सब कुछ में एक लिमिट होता है, एक बाउंड्री होती है कि हम इतना ही सोच रहे हैं, हम इतना ही समझ रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं। वही जब हम सो जाते हैं, जब हम सपनों में होते हैं तो क्या होता है, राइट, लिमिटलेस होता है। जैसे कोई, किसी ने कहा कि उसको डेथ पीपल दिख रहे हैं, किसी ने कहा वो पानी में डूब रहा है, किसी ने कहा वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, किसी को डर लगा, किसी को कुछ दिख रहा है। तो क्या सपने में कोई बाउंड्री है, राइट? बाउंड्री नहीं है सपनों में। इसका मतलब कि जागृत अवस्था में जितनी हमारी कैपेसिटी है, उससे बहुत ज्यादा कैपेसिटी स्वप्न अवस्था में है। हम्म। हम यहाँ कैपेसिटी की बात करें ना, हमारी कितनी क्षमता है, हम जगे हुए जितनी क्षमता है उससे बहुत ज्यादा क्षमता जब हम सपने में हैं उस वक्त हमारे अंदर है। तो ये बात फ्रेड को समझ में आई कि हाँ, ये तो कुछ है कि हम जगे हुए जितना सोच सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम सोए हुए सोच सकते हैं। तो फिर उन्होंने और रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि ब्रेन को, माइंड को 2 चैम्बर्स में बांटेंगे हम। चैम्बर मतलब क्या हो गया, 2 कमरों में बांट देंगे। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है या माइंड है, इसको 2 कमरों में बांटेंगे। तो पहला वाला जो कमरा है उसको उन्होंने कहा कि ये छोटा सा मतलब कमरा है। मतलब जो पहला वाला है वो छोटा है, और जो पीछे और एक जो है वो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा जो जागृत का जो चैम्बर है, जो छोटा वाला चैम्बर है, जो छोटा वाला कमरा है, वो जगे हुए इंसान का कमरा है। अब इन्होंने उसको छोटा कमरा क्यों कहा, क्योंकि जब बच्चा का जन्म होता है वो अपनी सराउंडिंग्स में चीजों को देखता है। हम्म, उस सराउंडिंग से वो सीखता है। तो कितना सीख लेगा, जितना अम, उसका एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा सीखेगा। लेकिन कितना भी सीखेगा तो इतनी बड़ी जो पूरा ब्रह्मांड है उसके हिसाब से तो बहुत कम ही सीखेगा ना। किसी को भी तो सब कुछ नहीं आता, किसी को भी सारा ज्ञान नहीं होता, किसी को भी सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है। और ये वाला जो कमरा है वो क्या है, वो सोशल है, सामाजिक है।
तो समाज से सीख रहा है। तो उनको समझ में आया कि जो छोटा वाला जो चैम्बर है, जिसकी एक बाउंड्री है, उसमें जो प्राणी है या जो भी है वहाँ पे, वो अपने आसपास से, समाज से, चीज़ों से सीखता है। हमने लैंग्वेज कैसे सीखी है? हमने लैंग्वेज ऐसे ही सीखी है ना कि हमने लोगों के मुंह से शब्द सुने और हमको ज्ञान हो गया। हमने पढ़ाई कहीं जाके सीखी। हमने अपने काम कैसे करने हैं वो भी लोगों को देख देख के सीखा। तो हम सोशल हैं। सोशली हम चीज़ों को सीखते हैं, दूसरे लोगों से हम सीखते हैं। तो ये हो गया कि ये जागृत अवस्था वाला आदमी है, कि वो जगा हुआ है, वो लोगों को देख रहा है, वो सीख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक दूसरा बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा सा कमरा है दूसरा। वो जो बहुत बड़ा सा कमरा जो दूसरा वाला है, वो क्या करता है? उसको उन्होंने कहा कि ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मतलब ये पूरा हमारे शरीर क्या है? बायोलॉजिकल है ना, पूरा बॉडी हमारा। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा जो शरीर और सब कुछ है वो उस बड़े वाले कमरे के अंदर आता है। हम्म। छोटे कमरे के अंदर कुछ नहीं होता है, सोशल वाला और अभी हम इस जन्म में जो सीख रहे हैं वो आ गया। लेकिन जो पूरा हमारा शरीर है, पूरी बायोलॉजी है जो पूरे शरीर की, वो बड़े वाले के अंदर आता है। अब हम अपने जीन्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जाएंगे, जीन्स के ऊपर जाएंगे। हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जो बॉडी में जीन्स हैं, वो आज के थोड़ी ना है, राइट? करोड़ों सालों से है। हमको तो पता भी नहीं कि किसके क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में है। अगर हम ट्रेस डाउन भी करें तो कितना करेंगे? 7 जनरेशन तक ट्रेस डाउन कर सकते हैं। उसके आगे कौन था हमारा, हम किसके सेल हमारे बॉडी में, हमको ये बात याद भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो बड़ा वाला जो कमरा है वो बायोलॉजिकल है, पूरी बायोलॉजी है उसके अंदर। तो इतने साले, हजारों सालों से, करोड़ों जन्म जो हमारे हुए होंगे, उन सारे जन्मों की और उन सारे जेनेटिक जो जीन्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे बॉडी में हैं। तो उस बड़े वाले कमरे में वो सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, याददाश्त के रूप में, मेमोरी के रूप में। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? बड़ा वाला जो कमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है सपने के टाइम, ठीक है। जब तक हम जगे थे तब तक हम दूसरी अवस्था में थे, कॉन्शियस थे, हम दूसरी अवस्था में थे। जब हम सोए तो पूरा की पूरा हमारा जो है, मिलियंस ऑफ ईयर का जो भी मेमोरी होती है हमारे शरीर के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम अवेक हैं, जब हम जगे हुए हैं, तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हैं। चेतन जो मन है हमारा, उसको हम, चेतना को काम में लाने की कोशिश करते हैं। वो तो सिर्फ 10% ही है। कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 10% ही है। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि ये जो बायोलॉजी से बना हुआ जो हमारा माइंड है, वो तो 90% है हमारे शरीर में। तो उन्होंने इसको समझाने के लिए ऐसे, फ्रेड ने ऐसे समझाया। उन्होंने कहा कि आइसबर्ग देखो, जैसे आइसबर्ग कैसा होता है, उसका जो ऊपर वाला जो टिप दिखता है, उससे 10 गुना ज़्यादा वो पानी के नीचे होता है। तो जो टिप है वो कॉन्शियस माइंड हो गया, ओके। और जो पानी के अंदर है वो पूरा की पूरा अनकॉन्शियस माइंड हो गया। हमें क्या यहाँ पे समझ में आया? कि जो सपने हमें आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बॉडी की बायोलॉजी से आ रहे हैं। हमारे अंदर जो मेमोरी इतने हजारों सालों से हमारे अंदर जो यादें हैं, उन यादों से आ रहे हैं। हमें अनकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। यानी कि जो हम सपने देख रहे हैं वो जरा भी कॉन्शियस नहीं है, चेतन नहीं है। सब अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि बेहोशी की अवस्था में आ रहे हैं। अनकॉन्शियस को क्या कहते हैं? बेहोशी तो कहते हैं ना। तो बेहोशी की अवस्था में वो सपने हमको आ रहे हैं, जिनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। तो जैसे ही हम सोते हैं, क्या होता है कि हमारा जो भी सिस्टम है वो सारा की सारा 90% पे स्विच कर जाता है। और हमारे आँखों पे सपने 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 आते रहते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेमोरी बन के हमारे अंदर बसी हुई हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं इस जन्म में तो हम इस जगह गए ही नहीं थे, इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, हमें तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर हमें सपना क्यों आ रहा है? तो वो सपना हमें जेनेटिक आ रहा है। इतने सारों सालों से जो हमारा बॉडी बना हुआ है, उसके चलते वो सारा की सारा सपना हमको आ रहा है।
इसका बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल भी है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, राइट, दो हो गया। यानी कि एक जो हमको जगे हुए हैं तो कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड जब हमारा दिमाग सोया हुआ है या स्वप्न अवस्था में है। अभी तक तो हमें समझ में आया है कि जो हमें सपने आ रहे हैं वो सपने इसलिए आ रहे हैं कि बायोलॉजी हमारे शरीर की जो है वो हमारे मेमोरी में है और वो हमें पिक्चर और इमेजेस भेजती रहती है, राइट। ये एक पक्ष था उसका। अब हम उसके दूसरे पक्ष पे जाएंगे कि दूसरी चीज उसमें क्या होती है। अब जैसे किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज है और उसको मिठाई बहुत पसंद है, पर उसने अपने आप को किसी तरह सप्रेस कर लिया है, अपने आप को दबा दिया है कि मुझे मिठाई नहीं खानी है, मुझे मीठा नहीं खाना है। तो क्या होगा, उसका जो दबी हुई जो उसके अंदर भावना है, वो दबी हुई भावना जो है वो कॉन्शियस माइंड से दरवाजा खोल के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो हमारे याददाश्त बायोलॉजी है, साथ में जितनी भी भावनाओं को अभी हम दबा रहे हैं अपने अंदर, जितनी भी इच्छाओं को दबा रहे हैं, वो उधर से दरवाजा खोल के जाके वहां जाके बैठ जाएगी कि ठीक है मुझे यहीं बैठने दो। हाँ, अगर जैसे तुम्हें करियर में कुछ अचीव करना है, हाँ, और तुम नहीं कर पाए और वो दबी हुई इच्छा तुम्हारे अंदर रह गई, तो वो दबी हुई इच्छा क्या होगी, वो जाके तुम वहां जाके बैठ जाएगी। फिर कभी सपने में तुम देखोगे कि तुम बहुत अच्छा सूट बूट पहन के फ्लाई कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये इच्छा थी कि तुम ऐसा करियर हो तुम्हारा, पर वो पूरा नहीं हुआ तो वो तुमको सपने में दिखा रहा है। फिर जैसे भगवान से मिल, बहुत लोग मुझसे कहते हैं भगवान के सपने आ रहे हैं। ठीक है, भगवान से मिलने की इच्छा, भगवान को छूने की इच्छा सबके अंदर होती है ना। वही इच्छा जब जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो सपने में वही भगवान हमको चारों तरफ दिखाई देते हैं। हमको लगता है कि हम भगवान से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका ये कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो सेटल हो जाता है वहाँ पे, और वहाँ से हमको आता रहता है। तो सपने दो तरीके से भी हद तक हमको समझ में आया। एक बायोलॉजी है जो बॉडी की इतने सालों की, उससे आ रहे हैं। दूसरा क्या है, जो भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है वो हमारी इच्छा सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है, राइट। सो हमारे ऋषियों ने क्या किया था, हमारे ऋषियों ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि जागृत है, सुसुप्ति है, स्वप्न है। फ्रेड ने क्या किया, उसने साइंस के हिसाब से समझाया कि माइंड ऐसा होता है, कॉन्शियस माइंड ये होता है, सबकॉन्शियस माइंड ये होता है। यहाँ जाके सब याददाश्त बैठी रहती है, इसके चलते परेशानी होती है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर्स थक जाते हैं इलाज कर करके, तो बोलते हैं कि जाओ अब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, कि साइकोलॉजी वाला है, वो बात कर करके उसको हीलिंग कर देगा, तो आपकी तबीयत जो है ठीक हो जाएगी। तो एकदम मतलब सेम कॉन्सेप्ट है जो फ्रेड और हमारे ऋषियों ने एक साथ मिलकर इस पे काम किया है। और मेरे ख्याल से इसमें और भी आगे से आगे रिसर्च होते जाएंगे, और धीरे धीरे और भी हमको पता चलेगा कि और भी इसके पीछे की बात क्या है। तो आई थिंक आज के लिए इतना मेरा तो हो गया। अब आप लोग बताओ क्या समझ में आया, क्वेश्चंस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। यस मैम। हाँ, यू गेट इट राइट, कि या। जो सपने रहे हैं, अब इन्हीं सपनों को विशाल वी कैन, इन्हीं सपनों को हम देख सकते हैं कि हाउ वी गेट विजन्स। हम्म। हम्म? अभी तक हमने उसको कहा कि ठीक है, हम सबकॉन्शियस माइंड से हमको ड्रीम्स आ रहे थे। अब इन्हीं को हम विजन भी कह सकते हैं कि हाँ मुझे मेडिटेशन में ये विजन आया, मुझे चलते हुए ये विजन आया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। इट्स द सेम थिंग व्हाट यू सॉ, suddenly you went into the subconscious mind, and the moment you went into the subconscious mind कुछ ना कुछ हमको दिख गया। इस पे मैं और भी नेक्स्ट वीक भी मैं इसी पे काम करूंगी और डिटेल में जाएंगे हम। क्या था आपको, तुम क्या बोल रही थी? डेजा वू होता है ना, जो लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है और हो जाता है फिर, वो ड्रीम से रिलेटेड होता है क्या?
कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस बात पर मनन चिंतन करते रहते हैं, तो हमको विजन्स आते रहते हैं, दिखाई देता रहता है। देखो, इसको इस तरह से समझो, इसमें कुछ भी मतलब कुछ भी निराला नहीं है। इस संसार में वही चीज़ें हर जन्म में रिपीट होती हैं। हम्म। याद है दुर्गा सप्तशती जब पढ़ रहे थे हम, तो मैंने बोला था ना कि जो प्रॉब्लम्स राक्षसों की, देवताओं की उस वक्त थी, वही प्रॉब्लम्स हम अभी भी फेस कर रहे हैं। हम्म। कृष्ण के समय महाभारत काल में जो परेशानियां थी, वही परेशानियां अभी भी हैं, बस उनका डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है, थोड़ी मॉडर्न हो गई है, लेकिन परेशानी तो वही की वही है ना। राइट। सो वही विजन्स हमेशा तैरते रहते हैं पूरे के पूरे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे। जब आप बहुत सटल होने लगते हो, सटल मतलब आप बहुत शांत अंदर से होने लगते हो, तो आपको ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। वो विजन आता है आपके सामने कि ऐसा होने वाला है। राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब सटल होता है, तो आपको फोटो भेजता है कि ऐसा हो जाएगा, या आपको वर्ड्स आते हैं कि ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से काम होता है। राइट। कुछ भी बाहर से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तुमको समझ में आ रहा है ना? आपको बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो शरीर के अंदर से ही आ रहा है। हाँ। अच्छा। हमारी जो चेतना है, मतलब अचेतन मन भी जो है, वो हमको हमेशा मैसेज भेजता रहता है, पर हम इतनी शांत नहीं होते होते हैं कि उसका मैसेज हम पकड़ पाएं। लेकिन जैसे जैसे हम शांत होना शुरू होते हैं, हमारा स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उन मैसेजेस को हम कैच करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये होने वाला है, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ये होगा। तो हमारा बॉडी ही हमको दिखा रहा है सब कुछ, सारे विजन, सारे मैसेज उसी के थ्रू आ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से कुछ हो रहा है। और ये चीज़ दो जगह से प्रूव्ड है, हमारे ऋषियों ने वेदों में कहा है, और फ्रेड की थ्योरी भी इसके साथ चलेगी कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। अब रही बात है कि बहुत सारे, मैं भी देखती हूँ कहीं रील आते रहते हैं, सपने में ये देखा तो ये हो जाएगा, सपने में वो देखा तो वो हो जाएगा। आई रियली डोंट नो कि उन चीज़ों का बेसिस क्या होता है। मैं वेदांत मानती हूँ, सच को मानती हूँ, तो सच तो ये है। राइट। ऐसे तो कोई कुछ भी कह सकता है। एंड इट्स गुड। ये सच है कि अगर, हाँ, अगर आप किसी मरे हुए आदमी के को ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसकी मेमोरी आपको सपने में आएगी ही आएगी। आप भगवान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको भगवान के सपने आएंगे ही आएंगे। आपको जीवन में, जैसे मम्मी ने कहा कि उनको लगता है कि कीचड़ में फंसी हुई हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको एनलाइटेंड होना था और आप नहीं हो पाए, और आप जगह जगह आपका हाथ पैर फंसा हुआ है, आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आपको ऐसे सपने आएंगे कि आप कीचड़ में फंसे हुए हो, आप निकलने की बाहर कोशिश कर रहे हो। हाँ। तो मतलब इस तरीके से काम होता है। आप जहाँ फंसे रहोगे, वहां से आपको लगेगा कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो इसको हम साइंस से भी समझेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कह रहा है, और साथ में हम वेद को भी लेके चलेंगे कि वेद इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है। अंधविश्वास में नहीं जाएंगे हम अंधविश्वास हमारा रास्ता नहीं है। बहुत ही क्वेश्चन आंसर वाला, बहुत ही प्रिसाइज रास्ता है हमारा, कि सच क्या है, हमको सच देखना है। राइट। तो हमारा बॉडी ही विजन देता है, इसमें कुछ भी कमाल की बात नहीं है। वो हमें कुछ भी दिखा सकता है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो समझ में और भी बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, तो धीरे धीरे और समझ में आएगा कि क्या है ये। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैडम, आपने विजन का एस्पेक्ट कवर किया है। आई मीन, वी कीप सीइंग फ्लैशी इमेजेस और सम सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, राइट? व्हाट इफ इट इज ऑडियो बेस्ड, और व्हाट इफ आई कैन, मुझे कोई खींच रहा है या मेरे बाजू में कोई बैठ रहा है, बिकॉज विजन रिलेटेड नहीं है वो, आई कैन सेंस इट। यू कैन सेंस इट, राइट। सो व्हाट हैपन कि जैसे कि अचानक से बहुत ज़्यादा डर लगना, अचानक से ऐसा लगना कि कोई बगल से क्रॉस करके चला गया है, अचानक से ऐसा फील होना, इसको अगेन हम जाएंगे, अगर साइंस से देखेंगे उसको, तो अगेन हम जाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसके लिए। राइट। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ होता है। इतने सारे हमारे बर्थ हुए हैं, इतने सारे हमारे बॉडी में जीन, जेनेटिक जीन्स हैं, तो उनके
उनके चलते हमको इस तरह के विजन्स या ऐसी फीलिंग्स आती हैं, राइट। ये एक उसका कॉन्सेप्ट हो गया देखने का। अब हम उसका दूसरा कॉन्सेप्ट जाते हैं देखने के लिए। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं और आप स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि दे से दैट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी वांट्स टू पुल यू डाउन, वो आपको नीचे खींचना चाहती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। तो उसमें भी कई बार इस तरह के विजन्स आते हैं। पर अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आप जा रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई आपके बगल में आके बैठा है, या कोई आपके सामने आपको वॉक करते दिखाई दे रहा है, हम उन सब चीज़ों को ये कहते हैं कि प्योर अध्यात्म में कि हमने देखा और देख के जस्ट मूव ऑन। उसके बारे में हम 1 मिनट के लिए सोचते भी नहीं हैं। अगर वो बहुत सुंदर है तो विल जस्ट इंजॉय इट। अगर कोई ऐसी महकी आ रही है जो बहुत ही सुंदर है, विल जस्ट एंजॉय एंड मूव ऑन। जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो इस तरह की चीज़ें आती हैं आपको रोकने के लिए। इनको आप मतलब एक तरह से समझ लो कि स्पीड ब्रेकर हैं ये सारे के सारे। आप बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो आप बार बार रुक रुक के इनके बारे में सोचने लगते हो कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। इसके लिए बुद्धा का बहुत सुंदर था। आपने कभी बुद्धा को पढ़ा होगा तो बुद्ध ने बोला है कि मतलब उनके बायोग्राफी में है कि लास्ट में जब वो एनलाइटन होने वाले थे, उस समय जितने भी राक्षस थे, दैत्य थे, जो भी उनके मारण थे, मृत्यु के देवता थे, वो सारों ने आके उनको डराया था। हर कदम पे स्पिरिचुअलिटी में कोई आपको प्रलोभन देगा, यानी कि लालच देगा, कोई आपको आके डराएगा कि आगे मत बढ़ो। कभी वो एक तरह के आपको लगेगा कि एनर्जी आई है, कभी कोई विजन आया है, कभी कोई फिजिकली आके गाली बकेगा कि तुम इतना पूजा क्यों करते हो, तुम मेडिटेशन क्यों करते हो, राइट। तो ऐसा होगा, तो इसको जस्ट हमको इसको उतना ही महत्व देना है कि जैसे स्पीड स्पीड ब्रेकर हैं ये सारे के सारे। हाँ, थोड़ा सा इनके साथ टाइम लगा के फिर हमको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इनमें से कहीं पे भी हम रुक जाएंगे तो हमारी डेवलपमेंट जो है वो पूरी की पूरी रुक जाएगी। जैसे विशाल, जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे याद है कि एक ऐसा टाइम आया था, मुझे लगता था कि मेरा पैर पकड़ के कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मतलब मैं आंख बंद करने के साथ मुझे लगता था कि मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया और खींच रहा है मुझे नीचे की तरफ, कि मुझे मेडिटेट नहीं करने दे रहा है। तो 2 बार 4 बार मैंने देखा। उसके बाद से फिर मैंने अपने टीचर को बोला कि मुझे क्यों इतना डर लगता है कोई पैर पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है, मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ एकदम। तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ सोच रही होगी, ये वो कुछ कुछ बोला। फिर जब नेक्स्ट डे जब मैं बैठी मेडिटेशन के लिए, तो मैंने कहा, जब किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींचना शुरू किया, मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि कोई खींच रहा है, मैंने जाके देवी का पैर पकड़ लिया कि मैं तुम्हारा पैर पकड़ लेती हूँ, कि अगर मैं खींचूंगी तो मैं तुमको भी लेके खींचूंगी अपने साथ। वॉट वॉज दैट? इट वॉज जस्ट अ माइंड प्ले। ये माइंड का प्ले था कि कोई मुझे खींच रहा है तो मैंने जाके भगवान के पैर पकड़ लिए, राइट। माइंड का प्ले था एक ये। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे इतनी हिम्मत आ गई अंदर में कि नहीं, कोई मुझे खींच रहा है भी है तो क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो भगवान का पैर पकड़ा हुआ है, तो मैं कहीं नहीं गिरूंगी। सो माइंड ऑल्सो प्लेज विथ इट, विथ अस अ लॉट। और हर चीज़ को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मतलब हो क्या रहा है हमारे साथ, कैसे कैसे माइंड हम हमारे साथ खेलता है। जब प्रकृति है, जो नेचर है, हमारे बॉडी का नेचर है, या हमारे सराउंडिंग्स हैं, या दुनिया है, जगत है चारों तरफ, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी बीइंग, कोई भी इंसान एनलाइटेंड हो जाए, मुक्त हो जाए। मुक्ति होने के साथ हम इस प्रकृति के किसी काम के नहीं रहेंगे। तो प्रकृति हमेशा ये कोशिश करेगी कि आप उसके अंडर में रहो, आप उसके कंट्रोल में रहो। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी। भगवान पे एक दृढ़ विश्वास कि ईश्वर है, वो हर पल हमारी रक्षा करेगा। वो जो विश्वास होता है वो हर तरह की सिचुएशन से आपको क्रीम की तरह ऊपर बाहर निकाल के ले आता है। डर लगेगा, डरना नहीं है। विजन्स आएंगे, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपने ऊपर नहीं होने देना है। सपने आएंगे,
देखो उनको, एंजॉय करो और उनको बाय बाय करो। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि आपके सपने कम हो जाते हैं। मुझे तो शायद ही कभी सपने आते हैं, आते भी नहीं हैं अब तो, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं हो। जितना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अवस्था ऐसी रहेगी। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड की तरफ आना, अर्ध चेतन मन से चेतना की तरफ लगातार बढ़ते रहना, लगातार बढ़ते रहना। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? बार बार हमको पीछे की तरफ खींचेगा कि नहीं सो जाओ, नहीं आराम करो, नहीं यही सच है, इसको एंजॉय करो। दूसरे तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में? डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडीज कहते हैं, कि आपको कुछ ना कुछ खिला दिया जाएगा, जैसे कोई, चलो तुम उसमें मस्त रहो, तुमको आगे बढ़ने से क्या ज़रूरत है, तुम जिस स्टेज में हो उसी में कुछ विजन्स ले लो, कुछ चीज़ें ले लो और यहीं पे खुश रहो। रामकृष्ण परमहंस ने इसको बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है कि मतलब जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हो तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको बार बार रोका जाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आपको सब चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ना।